नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज हम शुरू कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ईएमआरएस में ये टीजीटी और पीजीटी में कितने नंबर की आने वाली है, 10 नंबर की रहने वाली है। इसलिए टॉपिक क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो NEP 2020 थी ना, वो 21st सेंचुरी की क्या थी, पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। क्या है ये? 21st सेंचुरी की क्या है, पहली एजुकेशन पॉलिसी है। और इसने क्या किया था, जो 1986 की पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसको क्या किया था, रिप्लेस किया था। यानी कि इसने 34 साल पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिप्लेस करके ये 21st सेंचुरी की क्या बन जाती है, पहली एजुकेशन पॉलिसी। अब जो ये पॉलिसी है ना, इसका एम क्या था, टू डेवलप द यूनिक पोटेंशियल एंड एबिलिटीज़ ऑफ एवरी स्टूडेंट। यानी कि हर स्टूडेंट के अंदर यूनिक पोटेंशियल और एबिलिटीज़ को क्या करना है, डेवलप करना। इस पॉलिसी का क्या है, एम है। अब जो कमेटी बनी थी इस पॉलिसी को डेवलप करने के लिए, उसके जो चेयरमैन रहे थे वो कौन रहे थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन थे चेयरमैन? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब 29 जुलाई 2020 को क्या किया था, यूनियन कैबिनेट ने NEP 2020 को अप्रूव किया था। सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 21st सेंचुरी की क्या है, पहली पॉलिसी है। उसके अलावा इसने क्या किया, 34 साल पुरानी जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 उसको रिप्लेस किया था। इस पॉलिसी का जो एम है वो क्या रहेगा, टू डेवलप द यूनिक पोटेंशियल फॉर एंड एबिलिटीज़ ऑफ एवरी स्टूडेंट। यानी कि हर स्टूडेंट के अंदर यूनिक पोटेंशियल और एबिलिटीज़ को क्या करना था, डेवलप करना था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके जो चेयरमैन रहे थे वो कौन रहे थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने इस जो पॉलिसी इसको क्या कर दिया था, अप्रूव कर दिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं मेजर फीचर्स ऑफ NEP 2020। यानी कि जो NEP 2020 है इसकी मेजर फीचर्स क्या क्या रहे हैं। तो फर्स्ट था डेवलपिंग यूनिक कैपेबिलिटीज़ ऑफ इन स्टूडेंट्स। यानी कि हर स्टूडेंट के अंदर क्या करना था, यूनिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना था। हर स्टूडेंट के अंदर क्या करना है, यूनिक जो कैपेबिलिटी है उनको क्या करना है, डेवलप करना है। सेकंड इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल। यानी कि जो एजुकेशन का लेवल, चाहे प्री स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल में जाके या हायर एजुकेशन में क्या करना है, जो एजुकेशन है उसको क्या बना देना है, मल्टी डिसिप्लिनरी। यानी कि कोई भी कम्बिनेशन बच्चा चूज़ कर सकता है। यानी कि साइंस के साथ आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट या कोई भी वोकेशनल कोर्स को बच्चा क्या कर पाएगा, चूज़ कर पाएगा। यानी कि अब कंपलसरी नहीं रहेगा कि अगर साइंस का बच्चा है तो उसे केमिस्ट्री के साथ मैथ ही लेना, वो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारने को हटा के जो फोकस है किस पे कर दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। यानी कि बच्चा क्या कर पाए, कॉन्सेप्चुअली हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को समझ पाए। यानी कि समझने पे क्या है, फोकस है सारा। उसके बाद है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। एजुकेशन को क्या कर दिया है, यूनिवर्सल बना दिया है। हर किसी के लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक। नेक्स्ट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज़। यानी कि जो बच्चा है वो खुद करके, रियल लाइफ की एक्टिविटी करके क्या करेगा, सीखेगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या हो जाती है, अनुभव करके सीखना। यानी कि बच्चा क्या करेगा, खुद एक्टिविटीज़ करेगा, अपने हाथों से कोई काम करेगा तो वो क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, और अनुभव करके बच्चा सीखता है। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज द हाइएस्ट प्रायोरिटी। हाइएस्ट प्रायोरिटी पे किसके रखा था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो FLN था उसमें क्या किया गया कि 3 साल तक यानी 3rd क्लास तक बच्चा क्या कर पाए, बेसिक जो लिटरेसी है यानी कि लिखना और पढ़ना, उसके अलावा जो बेसिक न्यूमरेसी है वो क्या कर पाए, बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसको सीख पाए। इंट्रोडक्शन ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब जो प्रोग्रेस कार्ड बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, उसके अलावा बच्चा की परफॉर्मेंस कैसी रही, वो गेम्स में कैसा है, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। तो फीचर्स क्या क्या रहेंगी, डेवलपिंग यूनिक कैपेबिलिटीज़ इन स्टूडेंट। यानी कि हर बच्चे में यूनिक कैपेबिलिटीज़ करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो एजुकेशन है उसको यूनिवर्सल बना देना है, अनुभव करके बच्चे को सिखाने पे क्या देना है, फोकस करना है। उसके अलावा 3rd क्लास तक बच्चा क्या कर पाए, बेसिक मैथ और बेसिक उसको सीख पाए।
और 360 डिग्री होलिस्टिक क्या बनाना है, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है। नेक्स्ट इज की टारगेट्स ऑफ NEP 2020। तो जो NEP 2020 थे उसके जो की टारगेट्स थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले अचीव यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। देखो ईयर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मान लो यूनिवर्सल FLN था प्राइमरी स्कूल में, वो कब तक अचीव होने का टारगेट था। आपको ऑप्शन दे देंगे 2025, 2030, 35 और 40। तो आपको ईयर पे क्या करना है, स्पेशली फोकस करना है। तो जो यूनिवर्सल FLN था यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी थी प्राइमरी स्कूल में, कब तक अचीव कर लेनी थी, 2025 तक। नेक्स्ट इज 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030। अगर मैं GER की बात करूँ, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड हुए अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द ऑफिशियल ग्रुप। मान लो एक क्लास है, ठीक है, उसमें जो बच्चे हुए हैं, जो इनरोल हुए हैं, वो कितने हैं अपॉन जो टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस एज ग्रुप के बच्चे की इंटू 100। ये क्या होता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। तो जो प्री स्कूल है उसमें क्या कर ले से सेकेंडरी एजुकेशन में क्या कर लेना था, 100% GER रेशियो, यानी कि हर बच्चा क्या करेगा, जितने उस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या कर पाए, इनरोलमेंट हो उनकी बाय 2030। ईयर को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 6% ऑफ GDP टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, यानी कि 6% है जो GDP का, वो किस में इन्वेस्ट किया जाएगा, एजुकेशन में। नेक्स्ट इज 50% GR इन हायर एजुकेशन बाय 2035। अब जो हायर एजुकेशन है उसमें जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो कितना लेना है, 50% तो होना ही चाहिए। कब तक होना चाहिए, 2035 तक। नेक्स्ट इज ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040, यानी कि 2040 तक क्या हो जाने चाहिए, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या बन जाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाएं। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स टू रिसीव वोकेशनल एक्सपोजर बाय 2025। जितने भी लर्नर्स हैं ना उनमें से कम जो 50% है उनको क्या मिल पाए, वोकेशनल एक्सपोजर मिल पाए बाय 2025। देखो 2025 ही चल रहा है, तो 2025 में क्या क्या टारगेट लिए थे। एक तो यूनिवर्सल FLN इन प्राइमरी स्कूल, यानी कि हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में क्या कर पाए, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसको अचीव कर पाए। उसके अलावा क्या था, जो 50% ऑफ लर्नर्स हैं उनको क्या मिले, जो वोकेशनल एक्सपोजर है वो मिल पाए। 2030 में का जो टारगेट था 2030 तक, वो क्या है, 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन में। और 50% GER कब कहाँ अचीव कर लेना है, हायर एजुकेशन में 2035 तक। और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या बना देना है, मल्टी डिसिप्लिनरी 2040 तक। तो जो ये ईयर है आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इज 5 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ NEP 2020। तो जो NEP 2020 है उसके जो 5 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है एक्सेस, फिर है इक्विटी, फिर है क्वालिटी, नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी एंड फिफ्थ इज अकाउंटेबिलिटी। देखो एक्सेस क्या है कि जो हर बच्चा है ना, चाहे वो किसी लोकेशन से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, उसे क्या मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्कूल में एंटर करने की और एजुकेशन सिस्टम में रहने की। हर बच्चा चाहे वो किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसे क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की, एजुकेशन लेने की। तो ये क्या है, एक्सेस। उसके बाद है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना है हर ग्रुप को, कैसे करवाना है, फेयरली करवाना है, यानी कि कोई भी बच्चा क्या नहीं रहना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। खासकर जो बच्चे डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं और जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं, इसलिए जो SC ST OBC गर्ल्स हैं, दिव्यांग, उनके लिए क्या चलाई गई थी, स्पेशल स्कीम्स चलाई गई थी। इक्विटी क्या है कि हर बच्चे को क्या मिले, इक्वल चांसेस मिले एजुकेशन के, कोई भी बच्चा क्या ना रह पाए, पीछे ना रह पाए, खासकर जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं और जो माइनॉरिटी ग्रुप से आते हैं। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि जो एजुकेशन है उसमें क्या रहे, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रहने चाहिए, चाहे वो टीचिंग प्रोसेस है, चाहे लर्निंग है, चाहे असेसमेंट है, चाहे करिकुलम है, यानी कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। उसके अलावा क्या है, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या है कि जितने भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, यानी कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, उनको भी क्या मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन है सबके लिए क्या होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि हर कोई एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। और इसके लिए क्या किया गया था, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हैं उनको क्या किया गया, स्ट्रेंथनड किया गया, यानी कि उनको बढ़ावा दिया गया।
और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी जो फ़ीस है उनको क्या कर दिया गया, रीज़नेबल कर दिया गया। उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं और मिड डे मील है उनको उसको क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया था। तो हर बच्चे को क्या मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए और हर कोई क्या कर पाए, एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, चाहे टीचर हो गए, स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया या गवर्नमेंट हो गया, हर कोई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले क्या था, एक्सेस, जिसमें हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं किसी लोकेशन से आ रहा है, किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसे एजुकेशन में एक्सेस मिलना चाहिए। दूसरा इक्विटी, यानी कि हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने की। उसके बाद क्वालिटी का जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। अफोर्डेबिलिटी, कि हर ग्रुप, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हो गया या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हो गया, हर ग्रुप क्या कर पाए, एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। और नेक्स्ट थी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि टीचर, स्कूल, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट हर कोई रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उसे जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको क्या देना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। अब है जो स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर था ना, उसको कैसे 10+2 से बदल के कैसा कर दिया गया था, 5+3+3+4। तो 4 स्टेजेस आ गई थी स्कूल एजुकेशन में। और कैसा मॉडल बना दिया गया था, 5+3+3+4 का। तो सबसे पहले आती है फाउंडेशन स्टेज। जो फाउंडेशन स्टेज होती है ना, वो 5 साल के लिए होती है। अब जो 5 साल पहले जो 3 साल रहेंगे, इसमें कौन से रहेंगे, आंगनवाड़ी के या प्री स्कूल के। उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड क्लास इसमें इंक्लूड रहती है। पहली स्टेज कौन सी है, फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल की है। इसमें जो पहले 3 साल रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के लिए। और जो उसके अलावा 2 साल रहेंगे वो किसके लिए रहेंगे, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। अब जो फोकस किया गया इस स्टेज पे, किस पे किया गया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, प्ले बेस्ड लर्निंग एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। यानी कि मेन फोकस किस पे रहेगा, जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे रहेगा। और जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, प्ले बेस्ड, यानी कि खेल कर बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। और जो करिकुलम बनाया गया वो कैसा बनाया गया, एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि एम्फेसाइज किस पे किया गया, मल्टी लेवल, जॉयफुल एंड प्ले ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज है, कितने साल की है, 5 साल की है, जिसमें से पहले 3 साल बच्चा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में जाएगा। और किस एज में जाता है, 3 साल की एज में ही जाता है। यानी कि 3, 4, 5 साल तक बच्चा कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी में जाएगा या प्री स्कूल में जाएगा। उसके बाद जब वो 6 और 7 साल का होगा तो वो कौन सी क्लास को कवर करेगा, फर्स्ट और सेकेंड को। अब जो फोकस था किस पे था, लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे और प्ले बेस्ड लर्निंग पे। और जो करिकुलम रहेगा वो कैसा था, एक्टिविटी बेस्ड। सेकंड क्या है, प्रिपेरेटरी स्टेज। तो जो ये स्टेज रहेगी कितने साल की रहेगी, 3 साल की रहेगी। और इसमें जो क्लास 3rd to 5th क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। अब जो क्लास 3rd to 5th है, इसमें बच्चा कितने का हो गया, 8 से 11 साल का की जो उसकी एज है वो रहती है। अब इसमें भी जो लर्निंग है वो कैसे रहेगी, प्ले डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम्स, यानी कि बच्चा खेल कर सीखेगा। एक्टिविटी बेस्ड जो है मेथड्स होंगे और जो क्लासरूम होगी वो इंटरेक्टिव होगी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी। जो इन्वायरमेंट है क्लास का वो कैसा बना देना है, अच्छा बना देना है, ताकि बच्चा इजीली क्या कर पाए, सीख पाए और उस पर सीखने का बोझ नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मिडल स्टेज। जो मिडल स्टेज है वो भी 3 साल के लिए रहती है। और जो इसमें क्लासेस हैं वो कौन कौन सी आ जाती है, 6th to 8th क्लास। और जो बच्चे की एज है वो क्या रहेगी, 11 से 14 साल। अब इसमें क्या आ जाती है, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। उसके अलावा जो 10 दिन का क्या रहता है, बैकलेस पीरियड रहता है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, जो भी लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट हैं, यानी कि कारपेंटर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, आर्टिस्ट हैं, उनके पास बच्चा क्या करेगा, जाएगा 10 दिन के लिए उनके पास इंटर्नशिप कर सकते हैं, यानी कि 10 दिन के पास उनके पास जाकर काम को सीखेगा। तो वोकेशनल एक्सपोजर दिया गया है मिडल स्टेज में। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम होते हैं कि जो 10 दिन का बैकलेस पीरियड था वो कौन से स्टेज में आता है, फाउंडेशन में आता है या जो मिडिल स्टेज में आता है या सेकेंडरी स्टेज में आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मिडिल स्टेज में बच्चा 6th to 8th क्लास में रहेगा, एज उसकी 11 से 14 साल रहेगी। अब यहाँ सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और 10 दिन का क्या रहता है, बैकलेस पीरियड रहता है, जिसमें जो बच्चा है कारपेंटर्स के पास जाके, पोर्टर्स के पास जाके या गार्डनर्स के पास जाके अपनी क्लासेस को या सीखता है।
उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज। अब जो सेकेंडरी स्टेज रहती है वो कितने साल की रहेगी, 4 साल की रहती है, और इसमें क्लास 9 to 12 क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th तक बच्चा किस स्टेज में आता है, सेकेंडरी स्टेज में। और जो बच्चे की एज रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 to 18 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को क्या किया जाएगा, उस पर जोर दिया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई भी कम्बिनेशन सब्जेक्ट से चूज़ कर सकता है, आर्ट से, साइंस से, या वोकेशनल कोर्सेज से। अब बच्चे के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसे साइंस के साथ कोई आर्ट का सब्जेक्ट लेना है या आर्ट के साथ कोई वोकेशनल का सब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को क्या दिया गया, फोकस किया गया, उस पर जोर दिया गया है। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग पे क्या किया गया, फोकस किया गया। तो जो सेकेंडरी स्टेज थी वो 4 साल की थी, 9th क्लास टू 12th क्लास को ये इंक्लूड करेगी, 14 से 18 साल का बच्चा रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पे क्या किया गया है, जोर दिया गया है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, कोई भी कम्बिनेशन सब्जेक्ट का चूज़ कर सकता है, यानी कि आर्ट का या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट क्या कर पाएगा, बच्चा चूज़ कर पाएगा। और फोकस किस पे किया गया, क्रिटिकल थिंकिंग पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे और कैरियर ओरिएंटेड लर्निंग पे। नेक्स्ट इज एम ऑफ द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। यानी कि एम क्या थी, सबसे पहले इंश्योरिंग होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। क्या जो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है कि बच्चे का जो विकास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए, पूरा का पूरा हर तरीके से, यानी कि सोशली, मेंटली, कोग्नेटिव और इमोशनल, हर तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या किया गया, फोकस किया गया और इंश्योर किया गया। उसके बाद है प्रमोटिंग एक्सपीरियंशियल एंड कम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन सी हो जाती है, जब बच्चा क्या करेगा, अनुभव करके, यानी कि खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटीज़ को करके क्या करता है, जब सीखता है तो वो क्या हो जाती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल बाय एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्या करेगी, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक बनाएगी, और जो लर्निंग मटेरियल वो भी कौन बनाएगा, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। गिविंग प्रायोरिटी टू द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, यानी कि टीचर जिस लैंग्वेज में पढ़ाएगा उसमें मदर टंग को क्या दी गई है, या उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दी गई है। इसमें मेनली बोला गया था कि 5th क्लास तक तो एटलीस्ट बच्चे को पढ़ाना है मदर टंग में, और उसके अलावा इसको 8th क्लास तक भी पढ़ाया जा सकता है। यानी कि मदर टंग को प्रायोरिटी दे दी गई है कि बच्चे की जो मदर टंग है उसमें ही टीचर क्या दे, इंस्ट्रक्शन दे, ताकि बच्चा इजीली और अच्छे से चीज़ों को सीख पाए। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, मतलब जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, कौन से होते हैं, जिनकी जो IQ लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उन पे क्या किया गया, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए उनके लिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2020 बाय NCERT। नया जो करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए वो बनाया गया। तो ये कुछ टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। सबसे पहले क्या किया था, क्या क्या किए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, 21st सेंचुरी की क्या थी, सबसे पहली पॉलिसी थी, इसने 34 साल पुरानी 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया। चेयरमैन कौन रहे, के कस्तूरी रंगन। उसके अलावा फीचर्स क्या थी कि यूनिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, एजुकेशन को यूनिवर्सल कर देना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और FLN पे को क्या दी गई थी, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। टारगेट क्या थे, देखो इसमें मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से ध्यान रखना है कि FLN 2025 तक, और ये भी वोकेशनल एक्सपोजर भी 2025 तक क्या कर लेना था, अचीव। उसके अलावा 2030 तक 100% GER अचीव कर लेना है, और 50% GER इन हायर एजुकेशन बाय 2035, और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनका मल्टीडिसिप्लिनरी बना देना है 2040 तक। 5 जो फाउंडेशनल पिलर थे वो कौन कौन से थे, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रक्चर क्या था, 5+3+3+4 का, यानी कि 10+2 को चेंज करके ये बना दिया गया था। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज 5 साल की, प्रिपेरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज भी 3 साल की, और उसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज 4 साल की। एम मैंने आपको बता दिया है कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करना है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक बनाई जाएंगी, और जो प्रायोरिटी है वो मदर टंग को दी गई है कि जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कैसा होना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए।
और जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या बनाए गए, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए। तो ये थी आज की क्लास। बाकी जो रहती है NEP उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।